हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान, या जिसे हम बाल विकास भी कह सकते हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ आप सभी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। उसकी परीक्षाओं की दृष्टि से, जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं, उनकी दृष्टि से बाल विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज की हम पहली क्लास में, जो CDP की पहली क्लास है, उसमें हम जानेंगे बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बाल मनोविज्ञान। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान होता क्या है। तो मनोविज्ञान का जो हमारा वास्तविक अर्थ है वो है दोस्तों व्यवहार का विज्ञान। जो बालक व्यवहार में जो चीज़ शो करता है, दर्शाता है, उन्हीं का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1590 में रुडोल्फ गोयकल ने किया था। जो हमारा मनोविज्ञान शब्द आया, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रुडोल्फ गोयकल ने। अगला पॉइंट, मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था। जो दोस्तों मनोविज्ञान हमारा था, अब तो एक नई ब्रांच है, लेकिन पहले किसके अंतर्गत आता था? दर्शन शास्त्र के। सन 1890 में जो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग हमने कब किया था? 1590 में। अब दोस्तों आते हैं 1890 पे। 1890 में विलियम जेम्स ने इसे दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। तो दोस्तों, पहले तो ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था, लेकिन विलियम जेम्स थे, उन्होंने इसे एक अलग विषय के रूप में मान्यता दे दी। तो दोस्तों, इसलिए क्योंकि इन्होंने एक नया सब्जेक्ट इसे दिया, इसलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा। तो दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन था? विलियम जेम्स। ये याद रखने योग्य है। तो दोस्तों, इस पे हम स्टार बना लेते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट। 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंड ने जर्मनी में लिपजिंग नाम से खोली। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा देखते हैं कि पहली प्रयोगशाला कब बनी। तो पहली प्रयोगशाला हमारी बनी 1879 में। किसने बनाई? विलियम वुंड ने। तो दोस्तों, हम 1890 में हमारा मनोविज्ञान विषय बना। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो प्रयोगशाला खोली गई 1879 में खोली गई। कहाँ पे? जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में, लिपजिंग नामक में खोली गई। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। तो दोस्तों, मनोविज्ञान है वो हमारा साइकोलॉजी कहलाता है इंग्लिश में। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो लैटिन भाषा में जो लैटिन शब्द होता है हमारा साइकोलोगोस। तो साइकोलोगोस हमारा दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहले साइको प्लस लोगोस। तो जो साइकी होता है हमारा, तो साइकी का अर्थ होता है हमारा आत्मा। वहीं अगर लोगोस की बात करें तो लोगोस हमारा होता है अध्ययन करना। जब हम किसी भी टॉपिक का अगर हम अध्ययन करें तो दोस्तों लोगोस लगाते हैं। यहाँ पे हम क्योंकि साइको है उसका अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारा हुआ आत्मा का अध्ययन। वहीं अगर हमने स्टार्टिंग में बताया था कि मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ व्यवहार का है, लेकिन वो हमारे वर्तमान की स्थिति को देखते हुए है। लेकिन हम प्रारंभ की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों प्रारंभ में इसका अर्थ था आत्मा का अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। अब बात करते हैं दोस्तों, कौन कौन सी शताब्दी में जो हमारा मनोविज्ञान है उसे क्या क्या नाम दिया गया। तो दोस्तों 16वीं शताब्दी जब हमारा प्रारंभ हुआ था, उस वक्त को अगर देखें तो इसे लोगों ने आत्मा का विज्ञान कहा, जैसा कि मैंने अभी संधि विच्छेद करके बताया था आपको कि आत्मा का विज्ञान। वहीं अगर 17वीं शताब्दी की बात करें तो उसे मन का विज्ञान कहा गया। 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा गया। वहीं अगर अंतिम शताब्दी 20वीं शताब्दी जो हमारी है, परिभाषा जिसमें दी गई, वहाँ हमारा व्यवहार का विज्ञान इसे कहा गया। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि कौन सी शताब्दी में जो हमारा नाम दिया गया उसके समर्थक कौन कौन थे, उन पे जरा बात करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा आत्मा का विज्ञान कहा गया उसके समर्थक हमारे प्लूटो, अरस्तु, डेकार्ट थे। तो दोस्तों, जो हमारा अगर 16वीं शताब्दी में देखा जाए तो उसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, जिसके समर्थक हमारे प्लूटो, अरस्तु तथा डेकार्ट थे। अब आते हैं 17वीं शताब्दी पे। तो दोस्तों 17वीं शताब्दी की जो हमारा अर्थ था
मनोविज्ञान का, उसे हमने मन का विज्ञान कहा, जिसके पंपनौजी समर्थक थे। दोस्तों मैं अभी आपको एक याद करने का तरीका बताऊंगा, इसलिए टेंशन ना लें। 18वीं शताब्दी की बात करें तो हमारा चेतना, पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना। तो दोस्तों इसके विलियम जेम्स, विलियम वुंड, बायब्स तथा जेम्स सल्ली। दोस्तों हमने अभी देखा था कि 18वीं शताब्दी में जो हमारा बाल मनोविज्ञान था उसको एक अलग विषय दिया गया, फिर उसकी प्रयोगशाला खोली गई। तो दोस्तों एक अलग विषय किसने दिया था? हमारा विलियम जेम्स ने। तो दोस्तों याद रखने योग्य है कि 18वीं शताब्दी में विलियम जेम्स आए थे तथा विलियम वुंड, जिन्होंने प्रयोगशाला बनाई थी। तो यहाँ से हम इनको कनेक्ट कर देंगे कि 18वीं शताब्दी में ये आए थे। अब बात करते हैं 20वीं शताब्दी की। तो दोस्तों 20वीं शताब्दी का व्यवहार का विज्ञान इसे कहा था जेम्स वॉटसन ने। तो दोस्तों अब तक हमने जाना कि जो हमारा मनोविज्ञान था वो पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था, किंतु विलियम जेम्स ने उसे अलग कर दिया और एक नया विषय दे दिया। फिर हमने देखा कौन सी शताब्दी में क्या कहा गया, अर्थात उसका अर्थ क्या था। उसके बाद हमने देखा कि दोस्तों उसके क्या क्या समर्थक थे। अब बात करते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की। जो मनोविज्ञान है उसके संप्रदाय क्या क्या हैं। तो दोस्तों संप्रदाय देखते हैं। दोस्तों ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि आपको ये इसके युग का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसके जो कौन से हमारे मनोवैज्ञानिक थे जो इससे संबंधित हैं, इस संप्रदाय से। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं संरचनावाद। जो संरचनावाद की हमारी बात करते थे, अर्थात संरचनावाद हमारा रहता है किसी बालक के अंतर्दर्शन का, जो गुण होते हैं उसके अंतर्दर्शन की बात कौन करता था? हमारा विलियम वुंड ने हमारे दोस्तों जो साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान था उसकी पहली प्रयोगशाला भी खोली थी जर्मनी में। वहीं अगर प्रकारवाद की बात करें तो प्रकारवाद की बात हमारे करते थे विलियम जेम्स, जिन्होंने इसे दर्शन शास्त्र से अलग किया था और एक नया विषय प्राप्त हुआ था हमें। वहीं अगर बात करें मनोविज्ञानवाद, तो दोस्तों इसके जो हमारे संप्रदाय के प्रवर्तक या कुछ भी आप कह सकते हैं, जो इसकी बात करते थे मनोविज्ञान की, वो थे सिगमंड फ्रॉइड। दोस्तों सिगमंड फ्रॉइड थे हमारे, वो बाल मनोविज्ञान को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे। ये कहते थे कि कोई भी बालक जो 4-5 साल की उम्र तक, अर्थात शैशवावस्था में ही उसका भविष्य तय हो जाता है। अब बात करते हैं व्यवहारवाद की। तो दोस्तों जो व्यवहारवाद है वो हमारा जेम्स वॉटसन। व्यवहारवाद की अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी में जिसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया था, तो दोस्तों उसके समर्थक हमारे कौन थे? जेम्स वॉटसन। अगला आता है गेस्टाल्टवाद। तो दोस्तों गेस्टाल्टवाद हमारा है वर्दीमीर, कोहलर, कोफ्ता। इनका हम जब अधिगम पढ़ेंगे, अधिगम अर्थात लर्निंग, जो सीखने की हमारी कलाएं होती हैं, उनमें इन सब के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो दोस्तों उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि गेस्टाल्टवाद में क्या क्या चीज़ें बताई गई थी और इनके कौन कौन से समर्थक थे। वहीं अगर रचनावाद की बात करें तो दोस्तों रचनावाद जो रहता है कि हमारा जो कोई बच्चा है जिसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज़ क्या कर रहा है, क्या क्रियाकलाप कर रहा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो अध्ययन किया जाता है वो सब रचनावाद के अंतर्गत आता है, जिसको लेकर पियाजे, कोहलबर्ग, वाइत्स्की ने अपने अपने सिद्धांत भी दिए हैं। दोस्तों आगे हम उन सब की चर्चा करेंगे। ये जो पियाजे हैं, कोहलबर्ग और वाइत्स्की का सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे सुपर टेट की बात हो चाहे सी टेट की। सी टेट में तो 5 से 6 क्वेश्चन इससे हमेशा आते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान होता क्या है, उसकी क्या क्या नाम दिए, कौन कौन से समर्थक थे। अब बात कर देते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, कि शिक्षा क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो दोस्तों शिक्षा, सबसे पहले जानते हैं शिक्षा होता क्या है। तो शिक्षा का अर्थ होता है हमारा सीखना या जानना। जब हम किसी चीज़ को जानेंगे, अर्थात हम उस चीज़ को लेके लर्निंग कर रहे हैं, हमारा अधिगम हो रहा है, वही सीखना या किसी चीज़ को जानना हमें शिक्षा कहलाता है। शिक्षा में 2 वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीएड या बीटीसी कुछ कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कई सेमेस्टर में कभी कभी पूछ लेता है कि जो एडुकेयर है और एडुकेयर, उसमें अंतर क्या है उन दोनों वर्ड में। एक जगह ए आ जाता है और एक जगह ई आ जाता है। तो दोनों में यदि आप शिक्षा विभाग से रिलेटेड हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना। तो वही अगर बात करें, जब
ए आ जाता है तो दोस्तों उसका अर्थ हो जाता है हमारा देखभाल करना या पोषित करना। जब कोई बालक या कोई भी हो तो उसकी अगर हम देखभाल कर रहे हैं तो हमारा एडुकेयर सी ए। वहीं अगर हमारा एडुकेयर ई आ जाता है दोस्तों, ये ध्यान देना, ए में देखभाल करना या पोषित करना अर्थात प्रारंभिक चीज़ें जो होता है। वहीं अगर ई आ जाता है तो उसे विकसित करना या आगे बढ़ाना। पहले वाले केस में हमारा प्रारंभिक स्थितियों को लेकर, जो प्रारंभिक स्थिति अर्थात पोषित करना। वहीं अगर जैसे कोई पौधा है, पौधा को अगर हम पोषित कर रहे हैं अर्थात उसे पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, बट वहीं अगर हम उसे आगे बढ़ जाता है, जब वो ग्रो कर जाता है तो दोस्तों वही हो जाता है उसका विकसित अवस्था। दोस्तों अब बात करते हैं हम शिक्षा के प्रकार की। जो हमारी शिक्षाएं होती हैं वो किस किस प्रकार की होती हैं। पहली होती है औपचारिक शिक्षा, जिसे हम इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा, जिसे इनफॉर्मल लैंग्वेज या इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। दोस्तों ये सब अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये कहीं नहीं पूछा जाएगा कि औपचारिक या अनौपचारिक कहाँ है, लेकिन जो आगे आप जो चैप्टर्स पढ़ेंगे या कुछ और अगर शैक्षिक रूप से आप देखेंगे तो इन वर्डों का आपको अर्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपको इन सब अर्थों का पता ही नहीं होगा तो काफ़ी समस्याएं आपके लिए उत्पन्न हो जाएंगी। तो सबसे पहले जानते हैं औपचारिक शिक्षा होती क्या है। तो दोस्तों जो औपचारिक शिक्षा होती है वो हमारी आदेश, निर्देश, नियम, निरीक्षण या निश्चित कार्य प्रणाली व निश्चित कार्य उद्देश्यों वाली शिक्षा। अर्थात मैं से आपको सरल भाषा में समझा दे रहा हूँ। जो औपचारिक शिक्षा होती है अर्थात हम जो स्कूल में जाते हैं वहाँ हमारे क्या होते हैं, आदेश होते हैं, निर्देश भी होते हैं, नियम भी होते हैं, निरीक्षण अर्थात जो हमारे एग्जामिनेशन होता है, एवेल्युएशन जिसको हम मान सकते हैं, तथा निश्चित कार्य प्रणाली व निश्चित उद्देश्यों वाली शिक्षा। अर्थात वहाँ हमारा क्या टाइम टेबल होता है कि हमें यही पढ़ना है, सिलेबस हमारा होता है कि हमें इस सिलेबस पढ़ना है, इस क्लास में हमको इतने मार्क्स लाने तो हम पास हो जाएंगे। मतलब जहाँ बाउंड्री होती है, तो जब हम कोई बाउंडेशन लगा देते हैं दोस्तों तो हमारी हो जाती है औपचारिक शिक्षा। वही अगर अनौपचारिक शिक्षा देखते हैं तो वह शिक्षा जिसमें पूर्व नियोजित लक्ष्य या पाठ्यक्रम या शिक्षा विधि नहीं होती, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अर्थात वह शिक्षा जहाँ कोई सिलेबस ना होता हो या टाइम टेबल मीन्स कोई हमारा बाउंडेशन ना होता हो, टीचर हमें इस चीज़ पे बल ना देता हो कि आपको इतने समय में ये वाली परीक्षा पास करनी या आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यदि आप इतने मार्क्स नहीं लाओगे तो आप फेल हो जाओगे। इन सब चीज़ों की बाउंडेशन जब लगा लेते ना तो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। लेकिन यहाँ अनौपचारिक की बात करें तो यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं होती, हमारी समय अवधि की नहीं होती, सिलेबस की नहीं होती, अर्थात पूरी फ्री होती है। तो वो सब हमारी शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो दोस्तों हमने ये जाना शिक्षा के जो प्रकार होते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब बात करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया हमारी क्या होती है। दोस्तों इससे हमारा काफ़ी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हम जानेंगे शिक्षा की प्रक्रिया। तो दोस्तों जो हमारी शिक्षा की प्रक्रिया पे हमारे 2 पॉइंट बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। दोस्तों जो पहला हमारा पॉइंट बनता है वो है शिक्षा द्विध्रुवीय होती है प्रक्रिया। जो शिक्षा की प्रक्रिया हमारी है वो द्विध्रुवीय है, अर्थात एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट है। ये स्टेटमेंट हमारा किसने दिया था, एडम स्मिथ ने। ये नाम याद रखना दोस्तों, पेपर में अधिकतर पूछ लिया जाता है कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने दिया, तो एडम स्मिथ ने। इसका मीन्स हमारा ये होता है कि इसमें 2 ध्रुव होते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 एंड पॉइंट्स, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी। अर्थात शिक्षक बताएगा कुछ कार्य और वो विद्यार्थी को करना होगा, बस। मतलब हमारा जो पॉइंट्स होते हैं वो 2 होते हैं। लेकिन हमारे जॉन डीवी सर आए, उन्होंने कहा नहीं, जो शिक्षा है वो त्रिमुखी होती है। अब लोगों ने कहा कैसे, तो उसको समझाया उन्होंने। तो दोस्तों उसके लिए उन्होंने कहा कि शिक्षा में न सिर्फ 2 पोल होते हैं बल्कि 3 होते हैं। शिक्षक, विद्यार्थी तो होता ही है, थर्ड होता है पाठ्यक्रम। यदि कोई पाठ्यक्रम ही नहीं होगा तो टीचर क्या बताएगा। जैसे आप विद्यालय में जाते हैं तो एक सिलेबस निर्धारित होता है ना एक क्लास का, या आप सुपर टेट का जैसे तैयारी कर रहे हैं या सी टेट का तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों एक सिलेबस निश्चित होता है ना कि इस सिलेबस के अंतर्गत आता आएगा। तो वही चीज़ उन्होंने कहा जॉन डीवी कि ये त्रिमुखी होता है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम।
इन तीनों को मिलाकर ही शिक्षा का प्रक्रिया हमारा चलता है। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि शिक्षा क्या होता है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा को जाना, शिक्षा की प्रक्रिया क्या होती है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। पहले हमने देखा था दोस्तों बाल मनोविज्ञान क्या होता है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के जो हमारे जनक थे वो हमारे थार्नडाइक थे। इनका नाम याद रखना दोस्तों, थार्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है? शैक्षिक परिस्थितियों से मानव के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना। शैक्षिक परिस्थितियों से मानव के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना ही, अर्थात दोस्तों जो हम सीख रहे हैं वो, जैसे आपने कोई चीज़ याद किया या लर्न किया जीवन से, तो उसको जब अपने व्यवहार में उतारेंगे उन सब का अध्ययन करेगा कोई, तो वह अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा। ये नहीं कि सिर्फ आपने कोई चीज़ सीख लिया, यदि आप उसको अपने जीवन में नहीं ला रहे हैं तो वो शिक्षा आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। अर्थात किसी शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार जो बिहेव कर रहा है उसमें उन चीज़ों को लाना या परिवर्तित करना, जो परिवर्तनों का अध्ययन करना होगा, वही हमारा शिक्षा मनोविज्ञान होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात किया बाल मनोविज्ञान की। बाल मनोविज्ञान क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं, तथा शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों बाल विकास के बारे में, कि बाल विकास के कौन कौन से प्रकार होते हैं, हमारा वृद्धि या विकास, विकास की फिर कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं हमारी, उन सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, तथा प्रीवियस ईयर में जो उन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।